हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और हिंदी व्याकरण में हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्वनाम शुरू किया था और साथ में हमने सर्वनाम के कुछ भेद पढ़ लिए थे। आज की क्लास में आगे के भेदों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने बात की थी सर्वनाम की और इससे पहले हमने कहा था कि सर्वनाम का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं। हमने कहा जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि एक ही वाक्य को, एक ही शब्द को आप बार बार लिखेंगे, वो आपका जो वाक्य होता है अरुचिकर लगता है, यानी कि उसमें आपको पढ़ने में रुचि नहीं आएगी और देखने वाले को भी लगेगा एक जैसा ही वाक्य लिखा है। लेकिन जैसे ही आप उसमें अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण के लिए समझाया था कि 10वीं कक्षा में पढ़ता है मोहन, मोहन स्कूल जा रहा है। अब यहाँ मोहन मोहन हमने कई बार लिख दिया है, इसके बजाय हम यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर पहली बार में हम संज्ञा लिखते हैं और दूसरी बार उसी संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने मोहन के लिए क्या लिख दिया, वह स्कूल जाता है। मोहन के पिताजी, उसके पिताजी। मोहन की माताजी, उसकी माताजी। इस तरह से हम जो है यहाँ पर सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करते हैं और सर्वनाम का प्रयोग करने से आपके वाक्य में रुचि आती है, वाक्य आपको अलग सा लगता है, बिल्कुल उसमें भिन्नता आ जाती है और सर्वनाम के प्रयोग से हमारा जो वाक्य है वो अच्छा लगता है। तो जैसे हिंदी में यहाँ पर कुछ सर्वनाम आपको लिखा दिए थे और साथ में हमने सर्वनाम के भेद आपके सामने यहाँ पर बताए थे कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और इनके अलग अलग उदाहरण भी आपको समझाए थे। तो अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 लोगों के बारे में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बोलने वाला जिसको हम वक्ता कहते हैं, सुनने वाला जिसको हम श्रोता कहते हैं और साथ में अन्य के लिए, यानी कि बोलने वाले और सुनने वाले के अलावा जब किसी तीसरे के बारे में बात हो उसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वह आपका इन्हीं में आता है। तो 3 लोगों के बारे में हम यहाँ अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए। जहां वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है खुद के लिए, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुनः इसके यहाँ पर 3 अलग प्रकार हैं, जिसमें आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्योंकि 3 लोगों के बारे में अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं। वक्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या वक्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुष में श्रोता यानी कि संवाद करते समय सामने वाले व्यक्ति के लिए, जो सुनने वाला है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जब हम किसी अन्य के लिए बात करते हैं तो वहां पर आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम आ जाता है। और देखिए जैसे उदाहरण में यहाँ पर एक वचन, अब देखिए हम जो वक्ता है यानी कि बोलने वाला है वो स्वयं के लिए 2 तरह से शब्द प्रयोग करेगा। एक तो वो जब एक वचन में होगा खुद के लिए और उसके साथ कोई और ना हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, उसमें कारक भी है। तो एक वचन में हम अब कारक हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे तो शायद आपको कारक ना समझ में आए, तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाए। अभी फिलहाल आप एक वचन और बहुवचन में देख लीजिएगा। तो मैं और हम, मैं एक वचन में यानी कि वक्ता। अब सपोज आप बोल रहे हो तो आप अपने लिए क्या कहोगे, मैं। और यदि आप पूरी क्लास के लिए कह रहे हो तो आप क्या कहोगे, हम। तो आप बहुवचन में आ गए, वक्ता बहुवचन में आ गया। ठीक है, मैं, फिर है मुझे, मुझको, हमें, हमको, मेरा, मेरे, हमें, हमको, मेरा, मेरे, हमारा, हमारे। ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके उत्तम पुरुषवाचक के एक वचन और बहुवचन में आते हैं। फिर मध्यम पुरुष में जैसा कि हमने कहा था
कि मध्यम पुरुष में श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, अब सुनने वाला या तो एक वचन में होगा या बहुवचन में होगा, है ना। अभी जैसे आप सुन रहे हो क्लास 6 के बच्चे, तो आप क्या हो, आप श्रोता हो, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, तू या तुम। एक वचन में होगा तो तू और बहुवचन में होगा तो तुम, या फिर तुझे, तुझको, या फिर तुम्हें, तुमको, तेरा, तेरे, तुम्हारा, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर अन्य के लिए क्या कहेंगे, एक वचन में। अन्य का अर्थ होता है कोई तीसरा, यानी कि वक्ता और श्रोता को छोड़कर, है ना। तो यह वह एक वचन में, ये वे बहुवचन में, इसे, इसको, उसे, उसको, ये एक वचन में है। इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, ये आपके बहुवचन में है। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। इसमें जो कर्ता है उन्हें हम बताएंगे, अभी आपने कर्ता नहीं, कारक नहीं पढ़े हैं, तो कर्ता और कारक को आप छोड़ दीजिए, बाकी आप एक वचन और बहुवचन को लिख लीजिए। ठीक है, चलिएगा। अब इसमें आपने निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ा, जहां पर हम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करते हैं, तो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो ये भी आप लिख चुके हो। चलिए, फिर आता है आपका नेक्स्ट, आज शुरू करेंगे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो जहां पर कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से आपको किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको अनिश्चित लग रहा है, तो वह आपका, चलिए, तो जैसे यहाँ पर कुछ वाक्य देखेंगे आप, बाहर कोई है, बाहर कोई है। अब ये कोई कौन है, ये अनिश्चित है, ये निश्चित नहीं है, कौन है। तो वाक्य से आपको क्या समझ में आ रहा है, वाक्य से हमें कुछ अनिश्चित होने का बोध हो रहा है। बाहर कोई है, अब कौन है, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कुछ नहीं, और वो कुछ क्या है, कुछ पता नहीं है। कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है, निश्चित तो है नहीं, कोई आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, कोई, कुछ, कोई और कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब ये कोई कौन है, ये अनिश्चित शब्द हैं, ये आपको निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का ये बोध करा रहे हैं। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करा रहे हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, क्या, जब आपको किसी शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहले उदाहरण में क्या दिया है, कोई, बाहर कोई है, अब कोई कौन है, नहीं पता, अनिश्चित है। मुझे कुछ नहीं मिला, क्या नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अनिश्चित है। निश्चित तो बताया नहीं, किसी पदार्थ के बारे में निश्चित तौर से तो बताया नहीं कि मुझे ये नहीं मिला, या बाहर में कौन खड़ा है ये नहीं पता, कोई खड़ा है। वाक्य से आपको अनिश्चय व्यक्ति, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित पदार्थ के बारे में पता चल रहा है। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई। तो देखिए, कोई, कुछ, सर्वनाम शब्द किसी घटना या किसी के होने के प्रति के बारे में बता रहे हैं, किंतु वास्तविक निश्चित नहीं हो रहा है,
वास्तविकता में आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन आ रहा है, क्या नहीं मिला, बाहर कौन है खड़ा दरवाजे पर, इसलिए अनिश्चय सर्वनाम ये कहलाता है। ठीक है, इसलिए ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बहुत सिंपल तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो जहां पर आपको किसी निश्चित व्यक्ति या तो यहाँ आपके पास कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको इन वाक्यों में ढूंढना है कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। चलिए, पहला वाक्य है, उन्हें कुछ दे दो, कौन ऐसा कहता है, अभिनय इधर आ रहा है, वह खाकर सो गया है। 4 वाक्य दिए गए हैं और इन चारों में से आपने पहचानना है कि कौन से वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिएगा, नोट करेंगे और बताएंगे कि किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए, उन्हें कुछ दे दो, उन्हें कुछ दे दो। अब उन्हें क्या दे दो, कुछ दे दो, कुछ निश्चित नहीं है क्या देना है, कुछ दे दो। कौन ऐसा कहता है, इसमें भी अनिश्चय आपका वाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। ये अभिनय की तरफ संकेत कर रहा है। अभिनय इधर आओ निश्चित है और वह जो है एक निश्चित व्यक्ति होगा, क्योंकि हम संकेत कर रहे हैं, वह आपका संकेतवाचक शब्द है ना। जब हम संकेत करते हैं तो वो निश्चित वस्तु या व्यक्ति को बताता है, तो वह संकेतवाचक है। चलिएगा, तो यहाँ पर उत्तर एक ही लिखा गया है, लेकिन 2 यहाँ पर आपके क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उन्हें कुछ दे दो, कुछ दे दो। इसके बाद आपका नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक या रिलेटिव प्रोनाउंस। तो सर्वनाम जो किसी दूसरी संज्ञा, सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ करने का संबंध किससे है, भरने से है। तो जो करेगा है ना, जो करेगा सो भरेगा, तो ये आपस में संबंध बता रहे हैं। ठीक है, ये आपस में संबंध बता रहे हैं।
शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और जो शब्द नित्य संबंधित सर्वनाम। ठीक है, जो शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम है और यहाँ पर इस उदाहरण में जो सो लिखा है वो नित्य संबंधित सर्वनाम है। तो करने का जो और सो दोनों का संबंध है, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो उसे, जिसकी शब्द सार्वनामिक शब्द में परस्पर संबंध का प्रतीक बना रहे हैं। ऐसे शब्द को संबंधवाचक सर्वनाम कहते। देखो यहाँ पर क्या है, उदाहरण में देखें, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। ठीक है, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर आपस में संबंध बता रहे हैं ये कौन, जो और उसी। तो जो कर्म करेगा फल भी उसी को मिलेगा। किसको, जो कर्म कर रहा है। तो आपस में संबंध को बता रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। भैंस किसकी है, जिसकी लाठी है। तो आपस में एक दूसरे से संबंध को ये बता रहे हैं ये शब्द। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो कर्म करेगा उसको क्या मिलेगा, फल मिलेगा। ठीक है, फल किसको मिलेगा, जो कर्म करेगा। तो आपस में संबंध जो है इनका है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। और एक उदाहरण यहाँ पर भी दिया गया है। जो कर संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके पास कुछ है, वह इधर ही आ रहा है। तो इसमें देखिए जो करेगा सो भरेगा, ये भी आपस में संबंधित है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसे भी आप जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण में ले सकते हैं। जो करेगा सो भरेगा, तो जो करेगा वो भरेगा, जो भरेगा वो करेगा, जिसने किया वो भरेगा, है ना। तो ये आपस में संबंध बता रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, चलिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो अब है प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सर्वनाम जिसमें किसी प्रश्न का बोध होता है। तो आप सीधे इसको ना लिख के ऐसा लिख सकते हैं, वह सर्वनाम जिसमें, या वह शब्द, वह वाक्य जिसमें क्या हो, सर्वनाम जिसमें किसी प्रश्न का बोध हो, ऐसा आप लिख सकते हैं। सर्वनाम यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जिसमें किसी भी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहां पर आपको प्रश्न दिखे, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन क्या शब्द वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम पहचानना है। तुम क्या कर रही हो, क्या राम पास हो गया, और कौन खड़ा है। तो आप में देखिए सभी वाक्य में कौन क्या जैसे शब्द आ रहे हैं, तो ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
आपको यह काम करना है, वह पढ़ता लिखता है ना। आप कहाँ रहते हैं, वहाँ कौन पढ़ रहा है। तो इसमें आपको सर्वनाम वाला वाक्य बताना है, तो वहाँ कौन पढ़ रहा है या कौन पढ़ रहा था, ये आपका सर्वनाम वाला वाक्य है। इसके बाद आपका आ जाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम जो तीनों पुरुष उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराते हैं, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिसमें चाहे वो उत्तम पुरुष का हो, चाहे वो मध्यम पुरुष का हो या अन्य है, वो अपने निजत्व का बोध कराते। निजत्व का अर्थ क्या होता है, जिसमें वो अपने लिए, मैं खुद लिख लूंगा, तुम अपने आप, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। तो इसमें अपने आप निजत्व का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे और उदाहरण यहाँ पर है, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा और मैं अपने पिताजी के साथ जाऊंगा। तो अपना, अपने आप, यह शब्द अपने या अपने तो का बोध कराते हैं। ठीक है, अपनत्व का बोध कराते हैं, और ये आपके क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम था, और अभी हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़ लिए हैं। एक बार हम इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और फिर आप कुछ उदाहरण इसके कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक, जिसमें किसी, संकेत भी कहा जाता है इसे, संकेतवाचक, जिसमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वह आपका, जिन शब्दों से, तो वह आपका क्या कहलाता है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें आपको निश्चित ना हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित ना हो, तो वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। संबंधवाचक, जहां हम संज्ञा और सर्वनाम और अन्य जो आपके पद होते हैं किसी भी वाक्य में, उसके साथ आपस में संबंध दर्शाता है जो शब्द, वह आपका, जैसे हमने कहा था ना, जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो ये आपस में संबंध बता रहे हैं वाक्य के अन्य वो पदों के साथ। फिर प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न का बोध हो, वह आपका सर्वनाम प्रश्नवाचक कहलाता है। निज में, जब हम क्या करते हैं, मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, वह अपने आप जाएगा, तो ये क्या है, इसमें आपका उत्तम पुरुष का जो व्यक्ति है, यानी कि वक्ता के लिए कुछ शब्द का प्रयोग हो सकता है, श्रोता के लिए शब्दों का प्रयोग हो सकता है, और अन्य के लिए भी हम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिएगा, इसको आप एक बार नोट कर लें, और फिर हम कुछ प्रश्न यहाँ पर देते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे और आप उनके उत्तर देंगे। चलिए, इतना लिख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सर्वनाम पर आधारित, यानी कि जो इनके हमने भेद पढ़े हैं, ठीक है, अब इनकी परिभाषा तो बहुत छोटी थी, अब हम भेदों से, प्रश्नों के माध्यम से पहचानेंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है,
ठीक है, तो कल की क्लास में हम सर्वनाम पर आधारित आपको बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आएंगे और आप सर्वनाम के प्रकार को पहचानेंगे कि इन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है। चलिएगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने सर्वनाम के भेद पढ़े और कल की क्लास में हम इसी पर आधारित प्रश्न उत्तर लेके आएंगे, यानी कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, और आप प्रश्नों के उत्तर देंगे और सर्वनाम के भेद पहचानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।